आज से ठीक एक महीने बाद लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो जाएगी। 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान होगा, लेकिन देश की कई हाई प्रोफाइल सीटों पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है अमेठी और रायबरेली। आज मैं सबसे पहले गांधी परिवार से जुड़ी इन्हीं दो सीटों के बारे में आपको बड़ी जानकारी दूंगा। जी हां, मैंने आपको फरवरी में ही बता दिया था कि रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। सोनिया गांधी राज्यसभा जा चुकी हैं और राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। रही बात प्रियंका गांधी की, तो वो इस बार का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। यानी तस्वीर पूरी तरह से साफ है। अब सवाल यह है कि इससे आगे क्या है, इन दोनों सीटों पर कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, यह बड़ा सवाल इस वक्त सामने है। सबसे पहले बात करते हैं अमेठी की, जहां से राहुल गांधी लगातार 3 बार सांसद चुने गए, लेकिन 2019 में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने इन्हें यहां से हरा दिया। राहुल गांधी की उस हार के बाद से ही सवाल उठने लगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे या नहीं। अब इस सवाल का जवाब लगभग मिल चुका है। सिर्फ औपचारिक ऐलान का इंतजार है। कांग्रेस के भीतर अमेठी को लेकर किन नेताओं की चर्चा हो रही है, वो नाम भी मैं आपको बता देता हूं। इससे जुड़ी एक बड़ी खबर मेरे पास है। कांग्रेस ने रणनीति बनाई थी कि अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने सुप्रिया श्रीनेत को चुनाव लड़वाया जाए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सोशल मीडिया का काम भी देखती हैं और पिछला लोकसभा चुनाव महाराजगंज से लड़ी थी, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। सुप्रिया श्रीनेत के मना करने के बाद आराधना मिश्रा, मोना के नाम पर विचार चल रहा है। यूपी में कांग्रेस के भी 2 विधायक हैं, आराधना मिश्रा उन्हीं में से एक है। अमेठी के पास ही प्रतापगढ़ है, वहां की रामपुर खास सीट से मोना विधायक है। इनके पिता प्रमोद तिवारी हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं। इसके अलावा अमेठी के लिए दीपक सिंह के नाम पर भी चर्चा हो रही है। दीपक सिंह गांधी परिवार के काफी करीबी हैं, पूर्व एमएलसी हैं और यूपी कांग्रेस में अलग अलग पदों पर रह चुके हैं। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने कोई भी नाम फाइनल नहीं किया है, ना ही किसी पर मुहर लगाई है। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। जैनेंद्र, अमेठी और रायबरेली, ये पहले ही हम बता चुके हैं अपने कार्यक्रम में कि दोनों सीटों पर गांधी परिवार से कोई नहीं लड़ रहा। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर कौन। तो अब जो ये नाम चल रहे हैं सामने, क्या कहना है? क्या अभी जो बैठक चल रही है, इन नामों पर मंथन हो रहा है, क्या स्थिति है? नहीं, देखिए, इन दोनों सीटों को लेकर के सस्पेंस बरकरार है कि इन दोनों पर कौन सा नेता चुनाव लड़ने जा रहा है। आपने बताया दर्शकों को कि एक रणनीति बनी थी कि स्मृति ईरानी की जगह स्मृति ईरानी के सामने सुप्रिया श्रीनेत को उतारा जाए, जो कि सोशल मीडिया डिपार्टमेंट की चेयरमैन है, मीडिया में रह चुकी हैं और पार्टी में तेज तर्रार प्रवक्ता की उनकी छवि है। हालांकि हमें सूत्रों ने बताया है कि सुप्रिया श्रीनेत ने पार्टी को यह सुझाव दिया है कि उनके नाम पर विचार ना किया जाए, यानी सुप्रिया श्रीनेत जो है वो उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। आराधना मिश्रा, मोना का नाम चल रहा है और इसके अलावा दीपक सिंह एक नाम। और रोहित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेठी सीट से विजय पासी एक कांग्रेस के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार थे और उन्होंने अच्छी खासी संख्या में वोट भी हासिल किए थे। रणनीति यह है अमेठी और रायबरेली को लेकर कि एक सीट पर अगड़ा उम्मीदवार और दूसरी सीट पर पिछड़ा या दलित समुदाय से जैनेंद्र, आप बने रहिए। अमेठी को लेकर आपने बड़ी जानकारी दी कि इन 3 और चौथा एक और नाम चल रहा है, आपके पास दोबारा लौटेंगे। जब भी देश में लोकसभा चुनाव होता है तो यूपी की अमेठी सीट पर सबकी नजर होती है। इस सीट से कभी संजय गांधी सांसद बने, कभी राजीव गांधी यहां से चुनकर गए और पिछले 4 चुनाव राहुल गांधी यहीं से लड़ते आए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अमेठी में ही कांग्रेस कमजोर होती गई? मौजूदा वक्त में अमेठी से कांग्रेस का कोई भी विधायक नहीं है। इसका एक मतलब यह है कि यहां के लोग गांधी परिवार का समर्थन भले ही करें, लेकिन कांग्रेस के नाम पर किसी दूसरे उम्मीदवार के बारे में 10 बार सोचते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी में किसे कितने वोट मिले, अब यह भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, राहुल गांधी को पिछले चुनाव में 4,13,000 वोट मिले थे, जबकि स्मृति ईरानी को 4,68,000 वोट मिले थे। यानी राहुल गांधी की हार का अंतर 55,000 वोटों के आसपास था। यह तस्वीर है। लोकसभा चुनाव में 55,000 वोटों की हार को कोई बहुत बड़ी हार भी नहीं माना जा सकता कि कोई पार्टी निराश हो जाए। यूपी में कांग्रेस तो उन सीटों को जीतने का भी दावा कर रही है जहां वो आखिरी बार 2009 में जीती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो अमेठी में ही घबराने लगी? इसका भी जवाब आपको देता हूं। देखिए, आंकड़ों से समझिए। 2009 में जब राहुल गांधी
अमेठी से चुनाव लड़े तो 3,70,000 वोट से जीते थे। उसके बाद 2014 का यह अंतर बहुत कम हुआ, तब राहुल सिर्फ 1,07,000 वोट से जीते और 2019 में उनकी हार हो गई। अब सवाल यहीं से है, क्या 2024 में अमेठी में कांग्रेस की हार का आंकड़ा अभी और बढ़ेगा? और क्या इसी वजह से राहुल गांधी यहां से किनारा कर रहे हैं? ये तमाम बड़े सवाल हैं। अमेठी से कांग्रेस के भावी प्रत्याशी को लेकर सबसे ज्यादा बेचैनी कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं में है। आज फिर अमेठी से कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और स्थानीय नेता दिल्ली पहुंच गए, राहुल गांधी से चुनाव लड़ने की मांग करने लगे। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर ही नारेबाजी भी की, लेकिन राहुल इशारों इशारों में यह संकेत दे चुके हैं कि वो अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। डिमांड ये थी कि राहुल गांधी जो है वो चुनाव लड़े अमेठी से, तो क्या ऐसा होता हुआ दिखाई देगा? ये तो हमारी सीईसी है, खाड़गे जी है, वो ऑर्डर देंगे, मैं करूंगा जो भी उनकी राय है। मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं, जो ऑर्डर मिलेगा करूंगा। गांधी परिवार ने भले ही अमेठी और रायबरेली से चुनावी धुरी बनाई है, लेकिन वो कई मौकों पर यह बताने की कोशिश कर चुके हैं कि दोनों जिले उनके दिल में बसते हैं। पिछले दिनों जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले थे तो उनका काफिला रायबरेली और अमेठी भी पहुंचा था। हालांकि प्रियंका गांधी बीमार होने के चलते शामिल नहीं हो पाई थी और यहीं से यह भी साफ हुआ कि प्रियंका रायबरेली जाकर चुनाव लड़ने का कोई मैसेज भी नहीं देना चाहती है। अब अगर सोनिया गांधी के बाद प्रियंका गांधी भी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ती हैं, तो सवाल यह है कि यहां से कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, क्योंकि अमेठी की तरह रायबरेली भी गांधी परिवार की पारंपरिक सीट है। इसी सीट से इंदिरा गांधी 2 बार लोकसभा चुनाव जीती थी। अब सवाल यह है कि जब सोनिया गांधी पिछले 4 चुनाव यहां से जीतती आई हैं, तो फिर इस सीट से प्रियंका गांधी लड़ना क्यों नहीं चाहती? दरअसल यहां की तस्वीर भी कुछ हद तक अमेठी जैसी ही है। अब मैं आपको यह बताता हूं कि कैसे। देखिए, 2009 में सोनिया गांधी यहां से 3,72,000 वोट के भारी अंतर से जीती थी, जबकि 2014 में यह अंतर थोड़ा कम हुआ। उस चुनाव में उन्हें 3,52,000 वोटों से जीत मिली और जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो उनकी जीत 1,67,000 वोट के अंतर से हुई। यानी 5 साल के भीतर उनकी जीत के अंतर में करीब करीब 2 लाख वोटों की कमी आ गई। हालांकि एक सच यह भी है कि सोनिया गांधी को 2014 में जितने वोट मिले थे, 2019 के चुनाव में उससे ज्यादा वोट मिले। 2014 में उन्हें 5,26,000 वोट मिले थे, जबकि 2019 में 5,34,000 वोट मिले। हालांकि तब एसपी और बीएसपी का गठबंधन था, इसलिए इस सीट से बीएसपी ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था, जबकि इस बार ऐसा नहीं है। 2019 को छोड़ दें तो बीएसपी ने हर बार रायबरेली से प्रत्याशी उतारा है और इस बार भी उतार सकती है, यह भी लगभग साफ हो चुका है। यानी रायबरेली की सीट पर भी इस बार कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती होगी। वैसे भी बीजेपी का पूरा फोकस अमेठी जीतने के बाद अब रायबरेली पर है। रायबरेली में ऐसे कई पुराने कांग्रेस के नेता हैं जो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा रायबरेली के ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे भी बीजेपी के संपर्क में है और पिछले दिनों उन्होंने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को वोट दिया था और यह भी साफ है कि दिल्ली हाईकमान उनके नाम पर मंथन कर रहा है रायबरेली से। जैनेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। जैनेंद्र, अमेठी की बात हमने की, रायबरेली में भी बड़ा संकट है क्योंकि प्रियंका भी मना कर रही हैं कि वो वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो ऐसे में रायबरेली की अगर बात करें, क्योंकि बीजेपी की तरफ से मनोज पांडे का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। रोहित जी, मैंने एक बहुत ही दिलचस्प नाम रायबरेली के लिए सुना है कांग्रेस के सर्कल में। स्वामी प्रसाद मौर्य, जो फिलहाल कांग्रेस में नहीं है, जाना माना नाम है यूपी की सियासत में, उनके नाम पर भी विचार चल रहा है। हालांकि साथ ही साथ आराधना मिश्रा मोना, जिनका नाम हमने अमेठी के लिए बताया, उनके नाम पर विचार रायबरेली के लिए भी चल रहा है। दोनों सीटों को लेकर के संयुक्त रणनीति बनेगी। एक सीट पर अगड़ा चेहरा रहेगा तो दूसरी सीट पर पिछड़ा या दलित समाज से चेहरा हो सकता है। अगर आराधना मिश्रा मोना रायबरेली के लिए तैयार हो जाती हैं तो फिर विजय पासी को अमेठी से दिया जा सकता है। अगर आराधना मिश्रा अमेठी से लड़ती हैं तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य को रायबरेली से हम चुनाव लड़ता हुआ देख सकते हैं। लेकिन फिर मैं ये बता दूं कि ये सारी चीजें चर्चाएं हैं, अभी आखिरी फैसला नहीं लिया गया है। चूंकि हाई प्रोफाइल सीट है, इसको लेकर के काफी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अब तक यूपी कांग्रेस के टॉप सोर्सेज यही बता रहे हैं कि किसी भी चेहरे को लेकर के आखिरी फैसला नहीं लिया गया है और इसको लेकर के अंदर खाने मंथन जारी है। जी बिल्कुल जयेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। मनोज पांडे की अगर बात करें तो मनोज पांडे 28 फरवरी को सीएम योगी से मिले भी थे
और तब उनसे रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर सवाल हुआ था तो ये निर्णय जनता पर छोड़ दिया था। इसी तरह का जवाब उन्होंने दिया था। बात हो रही है रायबरेली की, क्या माने चुनाव लड़ने जा रहे हैं? नहीं, ये कोई हमारा निर्णय नहीं है। ये निर्णय जनता करेगी और समय आने पर लोग करेंगे। ये हमारा कोई निर्णय नहीं है। लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है, लेकिन वो किसी की रायबरेली बपौती नहीं है। वो बपौती होगी जो जनता की सेवा किया होगा। यूपी विधानसभा का कार्यकाल 2027 तक है। ऐसे में अगर मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी से बगावत की है तो इसके पीछे बड़ी वजह यही है। अखिलेश यादव भी ये बात इशारों में कह चुके हैं कि मनोज पांडे लोकसभा चुनाव लड़ने की वजह से ही बीजेपी के संपर्क में गए हैं। ये पैकेज बता रहा था कि लोकसभा रायबरेली मिलेगी। अभी जब चुनाव हो जाएगा उस समय पता लगेगा कि किसको पैकेज मिला है कि कोई खाली हाथ लौटा है। बीजेपी अगर रायबरेली से मनोज पांडे का नाम आगे करती है तो कांग्रेस के सामने बड़ा संकट पैदा हो जाता है। वो भी तब जब रायबरेली से कांग्रेस का खेमा किसी मजबूत और भरोसेमंद चेहरे की तलाश में है। आज दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा नहीं की गई। अब कांग्रेस चुनाव समिति की अगली बैठक 21 मार्च को होगी। इसका मतलब यह है कि यूपी के कांग्रेस के प्रत्याशियों का इंतजार अभी और बढ़ेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।